नमस्ते सभी को। आज हम साइंस की बुलेट सीरीज के अंदर थर्ड लेसन को कंप्लीट करेंगे वन शॉर्ट वीडियो के अंदर। एक ही वीडियो के अंदर आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। इस चैप्टर में बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो इसको अपने को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं इसके अंदर। आपको पता है कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे मेटल एलिमेंट पाए जाते हैं 91, क्योंकि आपको पता है 118 एलिमेंट्स यानी तत्व अपनी प्रकृति में मौजूद हैं, लेकिन उसमें से 91 तो मेटल ही है। 22 के समथिंग अधातु होते हैं और 5 के समथिंग उपधातु होते हैं जिनमें दोनों के गुण होते हैं। तो मेटल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले ही एक टॉपिक आ जाता है इनके भौतिक गुण, लेकिन अपने को ये जानना चाहिए कि धातु होता क्या है। अपन डायरेक्टली चैप्टर जो क्लास 8 के अंदर भी इसको चैप्टर को पढ़ा जाता है, 10th के अंदर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन नहीं आती। डायरेक्ट अपन उसके गुणों पे चले जाते हैं, इन गुणों को ही अपन डेफिनेशन बना लेते हैं कि ये गुण जिसमें पाया जाता है वो धातु। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो तत्व इलेक्ट्रॉन देकर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है वो धातु होता है, और जो लेने की प्रवृत्ति रखता है वो अधातु होता है। इसके गुणों की बात करते हैं, भौतिक गुणों की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भौतिक गुण। सबसे पहला गुण जो है कि धातु जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, उनकी खुद की एक चमक होती है, इसलिए हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं धात्विक चमक। थोड़ा सा इस चैप्टर को फास्ट भी पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीट करना है। इसके जो गुण मैं पढ़ा रहा हूँ, इस गुणों के अंदर अपवाद भी हैं, वो अपवाद अपन एक ही साथ देखने वाले हैं इसमें जस्ट आगे। दूसरा जो गुण है वो है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि तार बनाने का गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि तन्यता किसे कहते हैं, तो किसी धातु को खींचकर तार के रूप में बनाना तन्यता कहलाता है। और आप आज अपन जानते हैं कि वायर, अपन कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम है जी, या फिर आयरन वायर है, ये सब वायर जो बने हुए हैं इसी गुण के कारण बने हुए हैं। और एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल बात ये भी है कि अगर सबसे ज़्यादा तन्य धातु पूछी जाए तो वो Au होता है। Au यानी सोना होता है। और अपनी NCERT बुक में ये दे रखा है कि लगभग 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा तन्य धातु है ये, कि 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। दूसरा गुण है इसका ध्वनिक, या इसे हम सोनोरस भी कहते हैं, ध्वनिक। इसी गुण के आधार पर हमारे स्कूल की घंटी बजती है, ध्वनिक या सोनोरस। सोनोरस मतलब आपने देखा होगा कब जब किचन में कभी बिल्ली घुस जाती है तो बर्तनों की बहुत ही आवाज़ आती है, क्योंकि धातु का गुण है कि धातु जब भी ठोस सतह से टकराएगा, इसीलिए आपको पता है घंटी को बजाने के लिए अपन किसी ठोस वस्तु को काम में लेते हैं, लोहे के डंडे को या फिर ऐसी कोई चीज़ लेते हैं जिसकी वजह से इसको चोट मिले, कंपन बने और एक आवाज़ उत्पन्न हो। ये एक गुण है, अच्छा गुण है, जिसकी वजह से हम बेल या घंटी को रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। ध्वनिक का गुण कि धातु ठोस सतह से टकराकर आवाज़ करता है। धातु का एक गुण ये भी है जिसकी वजह से हम दुनिया भर की अलग अलग चादर या फिर अलग अलग प्रकार के बर्तन बना पा रहे हैं। धातुओं को पीट कर अलग अलग शेप में, चादर के शेप में बदला जा सकता है। इस गुण को बोला जाता है आघात वर्जनीयता। आघात वर्जनीयता। आघात वर्जनीयता का मतलब होता है कि धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदल देना। जैसा कि यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा होगा। कोशिश ये कि हर टॉपिक में, हर पॉइंट में आपको एक डायग्राम मिले ताकि आपको एग्जाम में चीज़ें ज़्यादा याद रहें। जस्ट आगे आ रहा है कि धातु जो भी होते हैं वो उष्मा, इलेक्ट्रिसिटी के, उष्मा के भी होते हैं, उष्मा के आगे बढ़ाने वाला हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी के यानी करंट के अच्छे चालक होते हैं, विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। यानी अगर आप लोहे के टेबल पे कोई इलेक्ट्रिशियन काम करेगा तो मूर्ख है। लोहे के टेबल पर अगर इलेक्ट्रिशियन काम करे तो लोहे के अंदर करंट आने के चांस रहते हैं, झटका लगने के चांस रहते हैं। इसीलिए आपको पता है, आप करंट के किसी चीज़ को, तार को अगर हटाना चाहते हैं तो सूखी लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वह धातु होती है। तो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से धातु क्या विद्युत का अच्छा चालन करते हैं, सुचालक होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई सुचालक तत्व है तो वो है Ag। Ag मतलब होता है चांदी, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध कम होने से वो सबसे अच्छा सुचालक
धातु माना जाता है। ये देखो वायर लगा रखा है, इस वायर को जब आप एक सर्किट के रूप में जोड़कर बैटरी से जोड़ते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, यानी इस वायर के अंदर विद्युत का प्रवाह हो रहा है। ये एक सेटअप ऐसा तैयार किया गया है कि आप धातु और अधातुओं को यहाँ से विद्युत के चालन को चेक कर सकते हो। यानी अगर आप यहाँ पर किसी भी तार को लगाओगे, सिक्के को लगाओगे, किसी धातु के टुकड़े को लगाओगे तो बल्ब जलने पर पता चल जाएगा उसमें विद्युत का चालन हो रहा है, और नहीं जलने पे पता चलेगा कि विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट अच्छा उसमें लगता है जब आप पेंसिल को इसमें लगाते हो तो एक बार तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन अगर वही पेंसिल दोनों ओर से छिली हुई हो, यानी दोनों ओर से उसके नोक यानी ग्रेफाइट निकला हुआ हो, उस ग्रेफाइट पर अगर ये क्लिप लगाए जाए तो उसमें विद्युत का चालन होता है। फिर आगे देखते हैं उष्मा का अच्छा चालन होना। ये आप अच्छे से जानते ही हो कि जब जब हम इसी के बेस पर अपन इग्निशन वगैरह लेके आते हैं, जिसके ऊपर कोई गरम किसी रोटियां वगैरह बनानी हो, ऐसा कोई भी पात्र गर्म करना हो किया जा सकता है। इसका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल भी है। अपन ने क्या किया कि एक रोड है, धातु का तार है, उस तार के एक मुंह पे मोम लगा के एक ओल पिन चिपका दी है और इसको दूसरे सिरे से हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म अगर उष्मा का प्रवाह इसमें होगा तो ये इधर से उष्मा धीरे धीरे अंदर होते हुए दूसरे इस सिरे तक भी पहुंचेगी। अगर इस सिरे तक पहुंचेगी तो ये मोम पिघलेगा और पिन गिर जाएगी। इससे पता चलता है कि धातु के अंदर उष्मा का प्रवाह होता है। इसीलिए आपने देखा होगा हलवाई वगैरह जो खाना वगैरह बनाते हैं, खाना बनाने के लिए जो बड़े बड़े पात्र होते हैं उसके जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी के रखते हैं, ना कि लोहे के, क्योंकि उस लकड़ी के अंदर विद्युत का प्रवाह उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। अपन ने ये भी देखा है घर पे जो कुकिंग के जो भी बर्तन होते हैं उसके भी हैंडल वगैरह जो होते हैं और प्लास्टिक या बेकलाइट के बने होते हैं, ताकि उसमें उष्मा प्रवाह नहीं होता, धातु के बने हुए नहीं होते हैं। फिर आगे देखते हैं जो गुण, जिन गुणों की अभी अपन ने बात की है वो सारे गुण एक टेबल में सेट किए हुए हैं। इसमें धातुओं के गुण बताने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि अधातु में वो गुण होगा या नहीं होगा, यानी एक डिफरेंस आपको धातु और अधातु में मिल जाएगा। जैसे धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। यहाँ बीच में एक चीज़ और है कि एक्सेप्शन अपवादों को भी बताया गया है। जैसे आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकता है। वैसे मैं इसकी अधातुओं की बात जस्ट आगे करने वाला हूँ, लेकिन ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण देने के साथ साथ धातु अधातु में अंतर भी स्पष्ट हो रहा है। साथ में जितने भी अपवाद हैं वो इसी टेबल के अंदर दे रखे हैं। ये दो हिस्सों में कर रखा है टेबल को। ये दोनों के स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। वैसे इसके सारे जो अपवाद हैं, अपवाद के बारे में मैं जस्ट आगे बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस यानी अपवाद, पहला अपवाद है जैसे सोडियम का, तो ये आपने पता धातु कठोर होते हैं, ये भी भौतिक गुण है उसका। लेकिन सोडियम तो ऐसा होता है कि बहुत ही नरम होता है। आप चाहो तो उसको चाकू से देखो, या पोटेशियम सोडियम को चाकू से काटा जा रहा है, इतना नरम है चाकू से भी आप काट पा रहे हो। जबकि धातु का गुण होना चाहिए कि वो बहुत ही कठोर है, चाकू से नहीं कटना चाहिए। तो ये एक अपवाद हो गया। एक अपवाद मरकरी भी है, क्योंकि धातु सारी ठोस होती है। धातु का एक गुण होता है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। इसको हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। ये भी एक ठोस अवस्था का अपवाद है। इसी प्रकार अधातु भी ठोस ही होते हैं, लेकिन अधातु में जो ब्रोमीन होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु का अपवाद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ये हाथ में देखो आप, एक धातु है गैलियम। गैलियम और सीजियम के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका गलनांक इतना कम होता है कि अगर हम हथेली पे रखें तो अपने शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, उस तापमान की वजह से ये हाथ पे ही पिघल जाता है। तो गैलियम या सीजियम होता है जो अपवाद है, क्योंकि इतना कम गलनांक धातुओं का होना नहीं चाहिए। ये है पारा, अभी आपको जस्ट पहले बताया मरकरी के बारे में, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर आगे देखते हैं ग्रेफाइट। ये अधातुओं का अपवाद है। अधातु, क्योंकि आपने धातु में पढ़ा था कि धातु विद्युत के चालक होते हैं, तो अधातु का विद्युत का क्या होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। लेकिन कुचालक होने की बजाय यदि एक विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसको तो सेल के अंदर एक बेस्ट अच्छे कंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है। अब ऐसा क्या रीजन है कि इस ग्रेफाइट को हम सेल के रूप में यूज कर रहे हैं या अच्छे चालक के रूप में यूज कर रहे हैं? क्योंकि ग्रेफाइट की अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये पतली संरचना होती है, और इसमें बीच में जो स्थान है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहाँ जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ करंट प्रेजेंट होगा। इसलिए ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक होता है। ग्रेफाइट के साथ साथ एक और पॉइंट है, आप उसको भी सुन लीजिए, हीरे के बारे में। हीरा जो होता है, डायमंड, वो
वो भी कार्बन का ही अपर रूप है, यानी अधातु है, और अधातु होने की वजह से वो नरम होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, जबकि अधातु होने की वजह से ये होना नहीं चाहिए। तो हीरा भी अपवाद है, ग्रेफाइट भी अपवाद है। फिर आगे देखते हैं आयोडीन। ये अपवाद क्यों है? क्योंकि आयोडीन को आपने देखा होगा कि आयोडीन अधातु है, जिसमें चमक नहीं होनी चाहिए, जबकि आयोडीन ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, इसमें एक अच्छी चमक होती है, जबकि चमक होने का गुण जो होता है वो धातुओं का होता है। तो अधातु में ये गुण पाया जा रहा है, ये अधातु में धात्विक चमक के गुण का अपवाद है। ठीक है, आगे देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों को देखो मैंने टेबल में सेट कर रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहला जो है वो है वायु के साथ क्रिया का। तो आपको पता है सारे धातु वायु के साथ एक जैसी क्रिया नहीं करते हैं, कोई बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं, कोई देर से क्रिया करते हैं, इसलिए सबको अलग अलग पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे बता रखा है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। एक उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में मैं जरूर बताना चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी धातुओं के वो ऑक्साइड, आपने पढ़ा होगा धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो सारी प्रकृति के होते हैं, पढ़ा है पिछले वीडियो में। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो दोनों ही अम्ल से क्रिया करोगे, जैसे HCl से आप क्रिया करवा रहे हो, अम्ल से करवा रहे हो, ये क्षार बन के क्रिया कर लेगा और लवण और जल बना देगा। और इसी की क्रिया अगर आप क्षार NaOH से करवाते हो तो ये अम्ल बन की क्रिया कर लेगा और फिर भी लवण और जल बना देगा। यानी ये ऐसा उदाहरण हो गया जो अम्ल से भी क्रिया करता है और क्षार से भी क्रिया करता है और दोनों के अंदर लवण और जल देता है। ऐसे ऑक्साइडों को ऐसे ही एक ऑक्साइड ZnO भी होता है। ये वो ऑक्साइड है जिनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे क्योंकि इसमें अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं जल के साथ क्रिया को लेकर। मैं अभी बोल ही रहा था कि वायु के साथ या जल के साथ अलग अलग टाइप से धातु क्रिया करते हैं। धातु जो है वो जल के साथ क्रिया करके किस प्रकार से क्रिया करते हैं आप देख सकते हो। ये भी एक MCQ क्वेश्चन बन सकता है। ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ठंडे जल के साथ क्रिया करते हैं। आपको पता है सोडियम, पोटेशियम तो ये तो इतने क्रियाशील है कि सोडियम को आपको केरोसिन में रखना पड़ता है क्योंकि बाहर अगर ये नमी में आ गया, नमी से अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो तुरंत जल जाता है, इसलिए इसको हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ये अति क्रियाशील तत्व है। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड मैग्नीशियम को। अगर आप जल से क्रिया करवाना चाहते हो आपको जल को गर्म करना पड़ेगा, फिर ही मैग्नीशियम उससे क्रिया करेगा। इसी प्रकार अगर एल्यूमिनियम, Fe और Zn को क्रिया करवाना चाहते हो तो वो भाप से क्रिया करेगा। इसके लिए देखो ये जस्ट आगे एक डायग्राम बना हुआ है, ये बताता हूँ मैं भी आपको जस्ट आगे। इनके लिए एक सेटअप ही ऐसा करना पड़ेगा कि आपको जल को भाप बना के फिर इनसे रेड करवाना पड़ेगा। ऐसे PbCu, Au और Ag सिल्वर या सोना है, कॉपर है, लेड है, ये धातु तो जल से क्रिया ही नहीं करते। आप चाहे जल को गर्म करो, उसकी भाप बनाओ या फिर ठंडा करो, किसी कंडीशन में क्रिया नहीं करते। Ca और Mg जो है वो जल से अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। यानी इन दोनों को अगर आप क्रिया कराओगे तो ये जल के ऊपर तैरने लग जाएंगे। फिर आगे देखते हैं इस वीडियो में देखो एल्यूमिनियम के बारे में बता रखा है। जैसे एल्यूमिनियम या Zn की अगर आप जल से क्रिया करवाओ तो धातु की पन्नी जहां आपने रख रखी है उससे जस्ट पहले भीगे हुए कांच के तंतु लेने हैं, यहाँ से इस बर्नर से इसको गर्म करना है। इसके अंदर का पानी जब गर्म करोगे तो भाप बनेगी, वो भाप यहाँ आकर धातु से क्रिया करेगी। जैसे नाश्ते वाला पोया जो बनाता है तो वो एक तपेले में पानी गर्म करके फिर उससे गर्म करता है, इनडायरेक्टली गर्म करता है। वैसे ही यहाँ पर भी जल को भाप में बनाकर क्रिया करवाई जाएगी और क्रिया के दौरान आगे हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यानी जितने भी धातु है जल से क्रिया करके भी कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन। ये पहले आप पढ़ चुके थे कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं, क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं और अब जल से भी हाइड्रोजन ही देंगे। फिर आगे देखते हैं ये जो अंकल है आपको दिख रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं, रेल की जो पटरियाँ है इसमें जो छोटी छोटी दरारें आ जाती है, उन दरारों को बनने के लिए थर्मिट प्रोसेस को काम में ले रहे हैं। थर्मिट प्रोसेस क्या है, Fe2O3 और को हम एल्यूमिनियम के साथ लेकर अगर क्रिया करवाते हैं तो इस क्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बन रहे हैं Fe और Al2O3 यानी एल्यूमिना बन रहा है, लेकिन साथ में उष्मा इतनी ज़्यादा निकलती है कि ये जो Fe है ये लिक्विड बन जाता है। लिक्विड यानी द्रव अवस्था में आ जाता है, उस दरार को पूरा भर देता है। यानी इस अभिक्रिया को हम दरारों को कंप्लीट करने के लिए काम में लेते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आगे देखते हैं अयस्क को। एक बड़ा हिस्सा आपने देख लिया है, अब अपन देखते हैं, फिर फास्ट देखना है थोड़ा कि अयस्क क्या होता है। इससे पहले आप खनिज को जानिए। जमीन को खोद कर यानी खनन करके हम जो पदार्थ निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। और खनिज में बहुत सारे धातु जितने भी मिल रहे हैं अपने को खनिज के रूप में ही मिलते हैं। उन खनिजों में जिसमें धातु मिलने के चांस है, क्योंकि खनिज में मिट्टी कंकर वगैरह भी आएंगे, जिसमें धातु मिलने के चांस हैं उसे हम अयस्क कहते हैं।
तो अयस्क जिसमें धातु मिल सकता है, इसको हम खनिज से अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसकी 3 कैटेगरी में हम देखते हैं उसे। एक होती है उच्च क्रियाशील धातु, एक होता है मध्यम क्रियाशील और एक कम क्रियाशील। तो यहीं से हमारा डाउट आ जाता है कि भाई उच्च क्रियाशील क्या है, मध्य क्रियाशील क्या है। तो आपको इसको समझने के लिए एक सक्रियता श्रेणी को काम में लेना पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी आपकी बुक में ये दे रखी है। ये ऑक्सीजन से क्रिया के आधार पर बनाई हुई सक्रियता श्रेणी है, रासायनिक गुणों के आधार पर। इसमें जो तत्व सबसे ऊपर आ रहा है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील माना जाता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, और जो नीचे आ रहा है वो कम क्रियाशील है। इस सक्रियता श्रेणी को आपको यहाँ पर भी यूज करना और विस्थापन अभिक्रिया में भी यूज करना है। जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा सकता है, यानी ऊपर वाला तत्व ही नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। तो ये आप देख सकते हो। आपने पहले रिएक्शन में एफी ने सीयू को हटाया, तो देख सकते हो एफी ऊपर है, सीयू नीचे है। अब अगर आपको पता होना चाहिए कि जो जमीन से खनिज निकलते हैं वो 3 रूप में होते हैं, या तो ऑक्साइड के रूप में मिले तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कार्बोनेट या सल्फाइड के रूप में मिलेंगे तो हम उसे निस्तापन और वर्जन विधि के द्वारा ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड में बदलने के बाद हम उसका अपचयन कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को भी वापस हटाना ही पड़ता है। फिर हमें धातु मिलेगा, फिर धातु का हम शुद्धिकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर उच्च क्रियाशील तत्व मिल जाए तो उसका डायरेक्ट ही विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है। अगर कम क्रियाशील मिलेंगे तो सल्फाइड रूप में मिलेंगे। तो अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं इस बात को कि कैसे क्या होगा। देखिए, अगर जमीन से अगर कोई सल्फाइड के रूप में मिलता है जैसे ZnS, या फिर कोई कार्बोनेट के रूप में मिलता है ZnCO3, या फिर ऑक्साइड के रूप में मिलता है ZnO। अगर ऑक्साइड के रूप में मिलता है तो अच्छी बात है। अगर ऑक्साइड के रूप में नहीं मिला है तो आपको उसको ऑक्साइड के रूप में बदलना पड़ेगा। जैसे ZnS है तो इसको जब आप ऑक्साइड के रूप में बदलोगे तो आपको ओपन वायु में, यानी ज़्यादा वायु की मात्रा में ये काम करना पड़ेगा, जिसे हम वर्जन कहते हैं। और अगर कार्बोनेट को अगर आप किसमें बदलोगे, ऑक्साइड में बदलोगे, तो इसमें आपको सीमित वायु में करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, सीमित वायु में क्रिया करवानी पड़ेगी, उसे हम कहते हैं निस्तापन। तो वर्जन निस्तापन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए इसको अलग से स्लाइड बना के मैंने दे रखा है। आप इसके डिफरेंस को भी पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, और दोनों की रिएक्शनें भी दे रखी है। अगर सल्फाइड अयस्क के हैं तो अधिक ऑक्सीजन की मात्रा में उसे गर्म करना है, आपको ऑक्साइड मिल जाएगा। और अगर कार्बोनेट अयस्क हैं तो उसको लिमिटेड एयर में, यानी ऑक्सीजन में आपको गर्म करना है, तो आपको ZnO मिल जाएगा। तो इन दोनों को आप वर्जन निस्तापन को एक अच्छे से समझ के जाए। सल्फाइड के लिए वर्जन और कार्बोनेट के लिए निस्तापन। एक बार वापस डायग्राम पे आ जाइए। वर्जन निस्तापन होने के बाद जो हमें ऑक्साइड मिलेगा, एक्चुअली हमें ऑक्साइड नहीं चाहिए। जैसे ZnO मिला है तो हमें ZnO थोड़ी चाहिए, हमें तो Zn चाहिए, वो तो चाहिए ही नहीं। तो O को हटाना अपचयन कहलाता है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ ही रहा है कि O की कमी को अपचयन कहते हैं। तो अपचयन करवाने के लिए आपको किससे क्रिया करवानी पड़ेगी, कार्बन से क्रिया करवानी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको क्या है कि ऑक्सीजन को हटाना हो और कार्बन से क्रिया करवा के आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो। तो अगर आप इस कार्बन से क्रिया करके हटाओगे, इसे अपचयन कहेंगे, फिर आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा Zn, यानी धातु मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये शुद्ध नहीं होगा। अगर कॉपर, Zn कुछ भी मिलता है, इसको शुद्ध करने के लिए हम लास्ट विधि यानी विद्युत अपघटन विधि को काम में लेंगे, जो बहुत बेस्ट है और एग्जाम में आने के चांस भी इसके ज़्यादा है। इसमें 2 बातें आ सकती है। अगर विद्युत अपघटन विधि आ जाए, अगर आप कॉपर के बारे में अगर कर रहे हो तो आपको कॉपर जो आपने जमीन से निकाला है, जिसको आपको शुद्ध करना चाहते हो, उस कॉपर की तो बना दो एक प्लेट, जिसे हम बोलते हैं एनोड वाली प्लेट बना लो, और एक शुद्ध धातु की बना लो कैथोड वाली प्लेट, और फिर उसमें अम्लीय विलयन भर के CuSO4 का और स्विच को ऑन कर दो। जैसे आप ऐसा करोगे तो इस अशुद्धि वाली जो एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसमें से सारा जो कॉपर धातु होगा वो निकल कर कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा। और कैथोड पहले से प्योर है और इसके अंदर का कैथोड कॉपर भी इस पे आ जाएगा, तो कॉपर सारा यहाँ हो जाएगा। और साथ में नीचे यहाँ थोड़ी अशुद्धि बच जाएगी, जिसे हम एनोड पंख या गैंग कहते हैं। एग्जाम में 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड पंख और गैंग किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अशुद्धि को हम एनोड पंख या गैंग कहते हैं, जो विद्युत अपघटन के अंदर एनोड के नीचे इकट्ठी होती है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। संसरण को लेकर पहले पार्ट में पढ़ लिया था, जंग लगना संसरण होता है। यहाँ थोड़ा डिटेल में दे रखा है कि जंग लगने के लिए 2 कंडीशन होती है कि एक तो आपको अगर शुष्क वायु में कोई चीज़ पड़ी हुई तो जंग नहीं लगेगा। अगर कोई चीज़ पूरी द्रव में डूबी हुई है, ऊपर आपने ऑयल डाल रखा है, यानी इसको एयर नहीं मिल रही है, तो भी जंग नहीं लगेगा। जंग लगने के लिए 2 कंडीशन, यानी नमी चाहिए। नमी मतलब होता है वायु और जल दोनों मिलने चाहिए। तो आप इस डायग्राम से समझ पा रहे होंगे कि नमी होने पर
केवल ऑक्सीजन या केवल जल जंग नहीं लगा पाएगा, जंग लगाने के लिए नमी होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन और जल दोनों जिम्मेदार हैं। फिर अपन देखते हैं थोड़ा यहाँ उदाहरण के रूप में कि सिल्वर के ऊपर जो जंग, सिल्वर मतलब चांदी होता है, वो सनसाइड किससे होता है? सल्फर से होता है। सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से वो काला हो जाता है। कॉपर जो है उस पर जंग आता है हरे कलर का, कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से, यानी CO2, आर्द्र CO2 जो होती है वो भी कॉपर को सेंसाइड करती है। लोहे को सेंसाइड कौन करता है? ऑक्सीजन करता है, वो भूरे रंग का हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर तो काली, कॉपर हरे रंग की, और लोहा जो होता है वो भूरे रंग की परत के साथ संसारित होते हैं। और संसार से बचने के लिए बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही है, पेंट यानी कलर करना है, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश डलेपन, यश डलेपन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप कि इस लोहे या इस्पात की जो चीज़ें होती है उस पर जिंक कोटेड कर दिया जाता है, यानी जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है जिसे हम यश डलेपन कहते हैं। 1 नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिख रखा है, लोहा इस्पात को जंग से बचाने के लिए हम जिंक की परत को चढ़ाना यश डलेपन कहलाता है। आगे लगभग आपका ये टॉपिक हो चुके हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है, हाँ, एक लास्ट पॉइंट, छोटा सा पॉइंट रह गया है, वो है MCQ को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु, हम संसाधन से बचने के लिए मिश्र धातु का निर्माण भी करते हैं। मिश्र धातु का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक धातुओं को हम जब सममांगी यानी एक समान रूप से वितरित होने वाले मिश्रण बनाते हैं तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। बेसिकली अपन ने सुना हुआ भी है, पीतल जो अपन सुनते हैं वो कोई धातु नहीं है, वो 2 धातुओं का मिश्रण है जो है कॉपर और जिंक। ऐसी स्टील जो है जिसके बर्तन हमारे घर में आते हैं, आपको पता है सारी चीज़ें स्टील की बनी क्यों होती है? क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता, वो मिश्र धातु है। किसकी बनी हुई है? तो लोहा है, लोहे के अंदर निकल या क्रोमियम मिलाया जाता है, फिर जाके वो स्टील बनता है। ऐसे ही कांसा है जो कॉपर और टिन मिलाकर बनाया जाता है। सोल्डर जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर काम में लिए जाते हैं, सोल्डर उसको लेड और टीन को ऐड करके बनाया जाता है। इसी प्रकार का अमलगम जो होता है उसे मरकरी और अन्य तत्वों को, यानी ये थोड़ा अलग है और विशेष है। अमलगम का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, मरकरी मतलब होता है पारा, और दूसरी कोई भी धातु ले लीजिए आप, जैसे Na ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए। अगर मरकरी के साथ कोई धातु लोगे फिर मिश्र धातु बनाओगे तो वो मिश्र धातु जो होगा वो अमलगम कहलाएगा, जैसे ये सोडियम अमलगम है। तो बहुत थोड़ा फास्ट तरीके से आपको पढ़ा दिया है, लगभग 20 मिनट से समथिंग आपका ये चैप्टर हो चुका है। अब इस चैप्टर को आराम से देखिएगा, इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड करी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखने के बाद अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप यूट्यूब सेटिंग से स्पीड को कम करके देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और कल आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको मिल जाएगा। कंटिन्यू तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।